Hello everyone, I am Dr. Hemant Rathod, PhD in Engineering from Texas A&M University. Welcome back to another video lecture based on class 11th and 12th syllabus. My goal here is to help you truly understand the scientific concepts, not memorize them or get scared by them. I hope this class helps you. Let's start learning. Okay, let's start next class on laws of motion, class 11th physics. सो लास्ट क्लास में हमने देखा था कि फोर्स कैसे एक फंडामेंटल क्वांटिटी से रिलेटेड है। अभी तक हमने F इक्वल टू एम ए ऐसा सीखा था, राइट? लेकिन ये जो एक्सेलरेशन है, हमेशा फोर्स सिर्फ और सिर्फ एक्सेलरेशन पे डिपेंड नहीं करता है। सो उसका फंडामेंटल था फोर्स डिपेंड्स ऑन चेंज ऑफ द लीनियर मोमेंटम विद टाइम। और लीनियर मोमेंटम क्या है? लीनियर मोमेंटम इज मास इनटू वेलोसिटी। ओके, और ये कोई भी बॉडी अगर रेस्ट में है तो उसका लीनियर मोमेंटम जीरो है, और अगर वो, ये पहले केस में, और अगर वो थोड़ी देर के बाद देखा हमने फिर भी वो रेस्ट में ही है तो वो जीरो है। दैट मीन्स उसका डेल्टा पी जीरो है। दैट मीन्स उसका dp बाय dt जीरो है। इसका मतलब ये है कि कोई एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई नहीं हो रहा, जीरो है एक्सटर्नल फोर्स इस इक्वेशन के हिसाब से, राइट? दूसरी केस, उसकी वेलोसिटी जीरो नहीं है, उसका मास m है। फॉर एग्जांपल मैं वेलोसिटी लेता हूं 10 और मास 10, तो उसका मोमेंटम हो गया 100। और थोड़ी देर में देखता हूं तो वेलोसिटी कांस्टेंट ही है और मास भी चेंज नहीं हुआ, तो उसका मोमेंटम हो गया 100। सो कांस्टेंट वेलोसिटी से जा रहा है, मास भी कांस्टेंट है, अगेन डेल्टा भी जीरो हुआ, dp बाई dt भी जीरो हुआ, नो चेंज ऑफ p विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, एंड देन हेंस एक्सटर्नल फोर्स जीरो है। दैट मीन्स कोई बाहर से फोर्स आया नहीं है। इसका मतलब क्या है कि when there is no external force, the body stays in the state of rest or of uniform motion. Uniform motion is what? Motion in with constant velocity. Are you guys able to hear me? Okay. So that is the case. That is what we learned. Now ये जो P है, अगर P की वैल्यू हम यहाँ सब्स्टिट्यूट करते हैं मास इनटू वेलोसिटी, नाउ मास कैन और कैनॉट चेंज विद टाइम। मास कैन बी फंक्शन ऑफ टाइम, मतलब टाइम के साथ बॉडी का मास चेंज हो रहा है। फॉर एग्जांपल रॉकेट इज फ्लाइंग, और रॉकेट का जैसे जैसे वो आगे बढ़ रहा है वैसे वैसे फ्यूल बर्न होके इजेक्ट हो रहा है, तो मास कम होते जा रहा है। सो विद टाइम mass of that rocket is changing. On the other hand, mass of a moon while it's having a circular motion around earth is not changing during motion. It's constant. So that means either mass depends on time or mass does not depend on time. दो केस है, राइट? दूसरा, velocity either depend on time or velocity does not depend on time, राइट? ऐसा भी हो सकता है, मतलब टाइम के साथ वेलोसिटी बदल रही है, चेंज हो रहा है, या फिर वेलोसिटी कोई भी टाइम देख लो वेलोसिटी उतनी ही थी। एक तो जीरो थी, दैट मीन्स बॉडी रेस्ट में थी, या फिर नॉन जीरो अगर होगी तो उतनी ही नॉन जीरो थी। अगर 10 वेलोसिटी थी 10 मीटर पर सेकेंड तो 10 ही रहेगी, टाइम के साथ बदलेगी नहीं, ठीक है? सो अभी इसका मतलब m और v दोनों t पे डिपेंड करते हैं। तो अब जब हम डिफरेंशिएट करेंगे तो हम एक्चुअली डिफरेंशिएट किसे कर रहे हैं? हम ऐसे दो फंक्शन को डिफरेंशिएट कर रहे हैं, m विच इज फंक्शन ऑफ टाइम मल्टीप्लाइड बाय v विच इज फंक्शन ऑफ टाइम, राइट? एंड देन वंस वी डिफरेंशिएट दैट हमें मिलेगा v dm by dt
प्लस एम डीवी बाई डी टी। ओके, सो इसमें क्या मिला? कांस्टेंट वेलोसिटी इनटू चेंज ऑफ मास विद टाइम, कांस्टेंट मास विथ इनटू चेंज ऑफ वेलोसिटी विद टाइम। जो भी उस पर्टिकुलर पॉइंट पे वेलोसिटी और मास थी वो यहां जाएगा, और उस पर्टिकुलर पॉइंट पे मास और वेलोसिटी कैसे चेंज हो रहा है वो यहां पे जाएगा, राइट? अभी अगर मैं कहता हूं केस वन कि आपका मास चेंज नहीं होता, कोई भी एक कोई प्लैनेट है जो सोलर सिस्टम में या फिर कोई एस्टेरॉइड है सोलर सिस्टम में मूव कर रहा है कांस्टेंट वेलोसिटी से, कोई एक्सेलरेशन नहीं है, एक वेलोसिटी से कंटिन्यू जा रहा है एक डायरेक्शन में, ठीक है? तो उसका मास डज नॉट चेंज विद टाइम। दैट मीन्स dm बाय dt इज जीरो। सो उस केस में फोर्स क्या हुआ? m इंटू dv बाई dt। बट जैसे मैंने कहा कि वो मूव हो रहा है कांस्टेंट वेलोसिटी से, तो उस केस में dv बाई dt भी जीरो हो जाएगा। लेकिन हम लोग प्रॉब्लम चेंज करते हैं। व्हाट इफ उसका मास चेंज नहीं हो रहा है बट उसको एक्सेलरेशन मिल रहा है, उसकी स्पीड बढ़ते जा रही है, देयर इज सम काइंड ऑफ एक्सेलरेशन, तो dv बाई dt रहेगा एंड dv बाई dt बन जाएगा एक्सेलरेशन। सो आपका मिल गया F इक्वल टू एम ए। F इक्वल टू एम ए तब होता है जब मास टाइम के साथ चेंज नहीं होता, ये देखा था हमने, राइट? एंड देन दूसरा, मतलब पहला तो ये है जहां पे मास और वेलोसिटी दोनों चेंज हो रहे हैं। दूसरा ये है जहां सिर्फ और सिर्फ वेलोसिटी चेंज हो रही है। तीसरा जहां वेलोसिटी कांस्टेंट है लेकिन मास चेंज हो रहा है। जैसे अगर रॉकेट एक कोई फ्लाइट के सेक्शन में कांस्टेंट वेलोसिटी से आगे बढ़ा बट मास कम हुआ क्योंकि फ्यूल बर्न कर रहा था, सो उसका फॉर्मूला होगा v dm बाई डी टी, और dv बाई डी टी जीरो हो जाएगा क्योंकि कांस्टेंट वेलोसिटी थी। सो ये हो गया तीसरा कंडीशन, राइट? सो ये कल हमने देखा, ओके? और हम लोग ये देख रहे थे कि जो फोर्स है वो फोर्स एक रेफरेंस से देख रहे थे, राइट? जैसे कोई प्लेटफॉर्म पे हम लोग खड़े हैं और वो प्लेटफॉर्म से ट्रेन जा रही है आगे, तो हमारा जो रेफरेंस है जहां पे हम खड़े हैं वो रेफरेंस के हिसाब से वो ट्रेन आगे जा रही है, राइट? ओके, सो अभी हम लोगों को ये देखना है कि हमने जो फोर्स अप्लाई किया, फोर्स बताया, विद रिस्पेक्ट टू व्हाट, राइट? विद रिस्पेक्ट टू अ रेफरेंस, उसे कहते हैं फ्रेम ऑफ रेफरेंस। एंड देयर आर टू टाइप्स ऑफ फ्रेम ऑफ रेफरेंस, वन inertial frame of reference and second is non-inertial frame of reference। ओके, अब इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस मतलब ऐसा रेफरेंस, ऐसा फ्रेम ऑफ रेफरेंस जहां पे न्यूटन्स लॉ एप्लीकेबल है। और नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस जहां न्यूटन्स लॉ को कुछ एडिशन चाहिए। जैसे का वैसा न्यूटन्स लॉ लगा नहीं सकते वहां। वी नीड टू ऐड समथिंग टू इट, ऐड और सब्सट्रैक्ट, उसमें कुछ तो एक्स्ट्रा डालना पड़ेगा हमें, बिकॉज दैट इज नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। तो ये एक एक मेजर डिफरेंस है। अभी इसको समझते हैं, ये मेजर डिफरेंस क्या है। इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस मतलब न्यूटन्स लॉ एप्लीकेबल है, मतलब क्या? अगर अगर आप एक जगह बैठे हो एंड कांस्टेंट, ओके, एंड देन देर इज अ पेंडुलम, ओके, ये पेंडुलम को अगर हमने खुद से एक्सेलरेशन दिया, राइट? तो ये पेंडुलम पे हमने एक्स्ट्रा फोर्स कितना लगाया? F इक्वल टू एम ए हमने लगाया, राइट? ओके,
सो जैसे का वैसा न्यूटन्स लॉ मैंने यूज कर लिया यहां। सो मैं इसे कहूंगा इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। दूसरा, अभी आप एक जगह बैठे नहीं हो, नाउ यू आर इन अ मूविंग ट्रेन। ओके, लेकिन क्या हुआ, अब यहां पे यू आर इनसाइड अ ट्रेन एंड देर इज अ पेंडुलम इनसाइड। ठीक है, नाउ दिस ट्रेन जस्ट स्टार्टेड, मतलब यहां पे वेलोसिटी थी आपकी 0। ये ट्रेन जस्ट स्टार्टेड। अगर मैं यहां पे वेलोसिटी विथ रिस्पेक्ट टू टाइम निकालूं ग्राफ, तो यहां पे जस्ट स्टार्ट हुआ, वेलोसिटी वेलोसिटी बढ़ी, धीरे 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 बड़ी वेलोसिटी, एंड देन आगे जाके कांस्टेंट हुई। उस वेलोसिटी तक पहुंचने के बाद वो कांस्टेंट वेलोसिटी से बढ़ने लगी। यहां पे ये वाले सेक्शन में एक्सेलरेशन इज नॉन जीरो, मतलब एक्सेलरेशन है कुछ, जीरो नहीं है। व्हाट इज दैट? डीवी बाई डी टी, राइट। ये जो स्लोप मिलेगा हमें वो एक्सेलरेशन बता देगा, ये लाइन का स्लोप। लेकिन ये सेक्शन में एक्सेलरेशन जीरो है क्योंकि वेलोसिटी कांस्टेंट है, राइट। राइट, सो दैट मीन्स गाड़ी आपकी यहां से यहां तक जाने जाने तक, जीरो से लेके ये पोजीशन, ए पोजीशन तक जाने तक आपको, आपके गाड़ी को एक्सेलरेशन मिल रहा है, राइट। कौन सा? ये वाला। और जैसे ही गाड़ी को एक्सेलरेशन मिलेगा, ये पेंडुलम कहां जाएगा? पीछे के डायरेक्शन में, इक्वल एंड अपोजिट। बिकॉज उसका इनर्शिया है, उसको अपनी पोजीशन चेंज नहीं करनी है, तो वो क्या करेगा? पीछे जाएगा। आप लोग भी पीछे जाओगे गाड़ी चालू होती, राइट। राइट, सो दैट मीन्स आपने अभी तक पेंडुलम को फोर्स लगाया ही नहीं, आपके लगाने के पहले ऑलरेडी वहां एक्सेलरेशन प्रेजेंट है, राइट। सो अभी आपने इसको फोर्स लगाया, आपने अपना एक्सेलरेशन दिया, तो वो हुआ F इक्वल टू एम ए। बट क्या ये सही है? क्या यही फोर्स है उस पे? बाहर का एक्सेलरेशन भी तो फोर्स, ट्रेन के मूवमेंट से भी तो एक्सेलरेशन आया, दैट मीन्स उस पर कुछ फोर्स आया वापस ढकलने के लिए, और आपने उसको आगे की तरफ ढकल रहे हो, F इक्वल टू एम ए। सो अगर मैं बोलूं कि नहीं, उस पे F इक्वल टू एम ए ही, इतना ही फोर्स है, बाहर वाला मैं कंसिडर नहीं करूंगा, तो क्या ये स्टेटमेंट सही है? नहीं, राइट। सो दैट मीन्स अभी मुझे ये न्यूटन्स लॉ में कुछ ऐड करना होगा। वो क्या ऐड करना होगा? एक्सटर्नल फोर्स, एक्सटर्नल फोर्स और एक्सेलरेशन, फोर्स ड्यू टू एक्सेलरेशन, गाड़ी के एक्सेलरेशन की वजह से, राइट। सो मैंने जो अप्लाई किया फोर्स, वो इस डायरेक्शन में था, ये, राइट। और मुझे जो मिला जो ट्रेन ने लगाया एक्सेलरेशन, वो ये डायरेक्शन में है, राइट। सो ओवरऑल उस पे कितना फोर्स लग रहा है? मैंने जो लगाया F इक्वल टू एम ए माइनस, मतलब नेट बैलेंस्ड फोर्स, मैंने इधर से कितना लगाया और उधर से कितना है, तो माइनस होगा बिकॉज दे आर इन अपोजिट डायरेक्शन। माइनस m इंटू, बिकॉज ऑफ एक्सेलरेशन ड्यू टू मूवमेंट ऑफ द ट्रेन, राइट। सो बाय द वे, ये स्टेटमेंट समझिए आपको, एक्सटर्नल एक्सटर्नल ट्रेन के मोशन की वजह से मुझे ऐड करना पड़ा, राइट। सो बिकॉज नाउ, बिकॉज माई रेफरेंस इटसेल्फ वॉज मूविंग, मेरे रेफरेंस स्टेट में ही एक्सेलरेशन था, रेफरेंस ही मूव कर रहा था और उसमें ही एक्सेलरेशन हो रहा है, तो दैट इज नॉट इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस, दैट इज नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। समझा? ओके, नाउ अभी तीसरी कंडीशन लेते हैं। अभी क्या हुआ, हमारी ट्रेन कांस्टेंट वेलोसिटी पे पहुंच गई, मतलब पॉइंट ए के बाद, पॉइंट ए यहां है, पॉइंट ए को क्रॉस करके हमारी ट्रेन आगे गई, ठीक है। अगेन यू आर हियर, एंड पेंडुलम एक्सेलरेशन की वजह से हिल के कांस्टेंट आ गया, रुक गया। क्यों रुक गया?
क्योंकि नाउ ट्रेन इज मूविंग with constant velocity and there is no external acceleration. पॉइंट ए के पहले वेलोसिटी इंक्रीज हो रही थी, पॉइंट ए के बाद वेलोसिटी कांस्टेंट हो गई ट्रेन की, तो वो पेंडुलम हिलना बंद हो गया, आप भी सब स्टेबल हो गया, अब आपको कुछ फील ही नहीं हो रहा, ऐसे लग रहा है घर पे बैठे। ठीक है, राइट? ट्रेन इज मूविंग विथ कांस्टेंट वेलोसिटी बट देयर इज नो एक्सेलरेशन। उस फ्रेम ऑफ रेफरेंस पे कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं आ रहा है अभी। क्या ये डिफरेंस समझ में आ गया? पहले जो ट्रेन स्टार्ट हो रही थी उसमें एक्सेलरेशन था, और एक्सेलरेशन क्या करता है? फोर्स क्रिएट करता है, राइट? यहां एक्सेलरेशन नहीं है तो कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं है, लेकिन न्यूटन ने क्या कहा था? द बॉडी विल स्टे इन द स्टेट ऑफ रेस्ट और ऑफ यूनिफॉर्म अनएक्सेलरेटेड मोशन अनलेस एंड अनटिल इट इज एक्टेड अपॉन बाय एन एक्सटर्नल अनबैलेंस्ड फोर्स। सो शुरुआत में अनबैलेंस फोर्स मिल रहा था, अभी अनबैलेंस फोर्स मिल रहा है क्या उसको? नहीं मिल रहा है, क्योंकि ए जीरो है, उसकी वजह से एफ जीरो है, एफ इक्वल टू एम ए होता है, तो ए जीरो तो एफ जीरो इस केस में। अब एफ इक्वल टू एम ए क्यों लिया मैंने यहां? क्योंकि ट्रेन का मास सेम है, हमारे पेंडुलम का मास चेंज हो रहा है, तो ये जो टर्म है वी डीएम बाई डी टी जो फोर्स में आती है, ये वाली टर्म, ये तो जीरो हो जाएगी बिकॉज माई मास इज नॉट चेंजिंग। सो इसलिए मैंने डायरेक्ट एफ इक्वल टू एम ए ले लिया। इज दैट ओके? ओके, सो अभी मैंने इस पेंडुलम को एक्सेलरेट किया, पुश किया फॉरवर्ड डायरेक्शन में विथ एक्सेलरेशन ए, तो उस पे फोर्स कितना लगा? एफ इक्वल टू एम ए। आई एम एबल टू यूज न्यूटन्स लॉ हियर and this is also correct, right? So this is, even if train is moving, this is inertial frame of reference. Understood inertial frame of reference और non inertial frame of reference में? Okay, okay. Now same example, there is a lift, you are standing here, okay, and एक स्प्रिंग है, उसको वेट लगाया है, ओके okay? अभी लिफ्ट कहीं नहीं जा रही, ना ऊपर जा रही ना नीचे जा रही, वो स्प्रिंग को और उस बॉल को वो मूव नहीं होगा, उस पर कोई फोर्स नहीं है, राइट? और आपने क्या किया? आपने इसको नीचे खींच लिया, तो उस पर फोर्स लगाया आपने, यू अप्लाइड फोर्स, राइट? सो इसे ये जो लिफ्ट है, इस लिफ्ट को कहेंगे हम इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस, राइट? ओके, दूसरी लिफ्ट एकदम हाई स्पीड लिफ्ट है, आप यहां हो और सडनली लिफ्ट ने एक्सेलरेट किया ऊपर जाने के लिए, और अभी भी वेलोसिटी बढ़ते ही जा रही है, वो शायद ये हाइट पे पहुंचने तक वेलोसिटी बढ़ते ही जाएगी, उस हाइट पे पहुंचने के बाद वेलोसिटी कांस्टेंट होगी, दैट मीन्स वो एक्सेलरेट हुई एकदम झटके से ऊपर, ठीक है? अब आपने उस स्प्रिंग जिसको वेट अटैच किया था उसको नीचे खींचा, बट अभी सिर्फ आपने अप्लाई किया हुआ फोर्स लगेगा या मोशन की वजह से जाने वाला फोर्स भी लगेगा? एक्सेलरेशन की वजह से, लिफ्ट के, या लिफ्ट की वजह से भी फोर्स लगेगा, एल लिखता हूं मैं, एंड देन दिस इज एफ जस्ट यू, दोनों फोर्स हो गए, राइट? टोटल फोर्स क्या होगा? फोर्स आपने जो लगाया प्लस जो लिफ्ट ने दिया, सो ये जो फोर्स आपने लगाया दैट वाज एफ इक्वल टू एम ए, वो टोटल फोर्स नहीं बन रहा है, उसको कुछ तो ऐड करने की जरूरत पड़ रही है मुझे वहां, सो दैट इज विच फ्रेम ऑफ रेफरेंस नाउ? नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। तो समझ गया, रेफरेंस ऐसा होना चाहिए कि वो जो खुद रेफरेंस डिस्टर्ब्ड नहीं है, उस रेफरेंस को ही फोर्स नहीं लगा रहा कोई, यहां लिफ्ट ही हम लोग ले जा रहे ऊपर, लिफ्ट में ही एक्सेलरेशन है,
सो लिफ्ट का इनबिल्ट सिस्टम ही उसको फोर्स दे रहा है, तो वो इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस नहीं है। अभी न्यूटन्स लॉ नहीं लग सकते क्योंकि हमारा रेफरेंस ही मूव हो रहा है। न्यूटन ने क्या कहा था कि भैया एक जगह पहले बैठ जाओ शांति से, उसके बाद देखो फोर्स कहां लग रहा है, एक्सेलरेशन कहां लग रहा है, पहले बैठ जाओ। ये लिफ्ट लिफ्ट ने सुना नहीं, तो फिर वो क्या बोलेगा कि ये नहीं अप्लाई होगा, आपको लिफ्ट के मूवमेंट की वजह से जो फोर्स आ रहा है वो ऐड करना पड़ेगा। सो दैट इज नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। ओके, अंडरस्टूड? एनी क्वेश्चन? नहीं। अभी और एक चीज है, अभी लिफ्ट ऊपर चली गई, ठीक है, और अभी लिफ्ट को यहां रुकना है। लिफ्ट थी यहां पे, पहले थी यहां पे, कांस्टेंट वेलोसिटी से बढ़ रही थी इस पोजीशन पे, और फिर लिफ्ट ने क्या किया, स्पीड कम करना स्टार्ट किया, मतलब डाउनवर्ड एक्सेलरेशन हुआ उसका। स्पीड कम किया मतलब डाउनवर्ड डिसेलरेशन। डिसेलरेशन इज ऑलवेज इन अपोजिट डायरेक्शन ऑफ द मोशन। अगर मोशन इस डायरेक्शन में है तो डिसेलरेशन इस डायरेक्शन में होगा और एक्सेलरेशन उसी के डायरेक्शन में होगा, राइट? ये डिसेलरेशन है, ये एक्सेलरेशन है। नाउ ये वाला इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस है जहां वेलोसिटी कांस्टेंट थी, या नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस है? इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस, वेरी गुड। अभी डिसेलरेट हो गया यहां पे, और मैं अभी इस बॉल को नीचे खींच रहा हूं, खुद से फोर्स लगाया मैंने इसको, नाउ वो डिसेलरेट भी हो रहा है, मतलब लिफ्ट को एक्सेलरेशन है, तो मैं फोर्स इक्वल टू एम ए नहीं लिख सकता, मुझे मुझे लिफ्ट के डिसेलरेशन से भी उसकी मूवमेंट होगी, क्योंकि वो फोर्स उस पर भी लगेगा, क्योंकि वो लिफ्ट के अंदर है, वो उस फ्रेम ऑफ रेफरेंस के अंदर है, तो वो फोर्स उसको भी लगेगा लिफ्ट के डिसेलरेशन की वजह से। सो विच फ्रेम ऑफ रेफरेंस दिस बिकेम नाउ? नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस, वेरी गुड। चलो, ओके। तो न्यूटन्स लॉ आर वेरी पावरफुल, दे चेंज्ड हाउ दे चेंज हाउ ह्यूमैनिटी लुक्स एट साइंस। बहुत पावरफुल है न्यूटन्स लॉ। आई मीन न्यूटन का कंट्रीब्यूशन टू ह्यूमैनिटी इज सो बिग दैट it's really hard to understand the gravity of what he has done for us. Okay, but there are certain limitations. Okay, so limitation बोलने के पहले मुझे ये बोलना था कि न्यूटन कितना महान है। हम लोग limitations की तो बात कर रहे हैं, but first we need to understand कि how great his work is and how helpful his work is for humanity. Okay, उसका जो कैलकुलस है, मैकेनिक्स है, थिंग्स लाइक दैट, ठीक है। सो उसके लिमिटेशंस थोड़े हैं। सो लिमिटेशंस ऑफ न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन। फर्स्ट, न्यूटन्स लॉ आर एप्लीकेबल ओनली इन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। अगर वो नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस में आया तो क्या होगा, हमें एडिशनल कुछ चीजें ऐड या सब्सट्रैक्ट करनी पड़ेगी, राइट? और जो हम ऐड और सब्सट्रैक्ट करते हैं ना, उसे कहते हैं सूडो फोर्सेस। ओके, इस पे हम लोग बात करेंगे, बट फॉर टाइम बीइंग सूडो फोर्सेस आप सुन लो एक बार। दूसरा है न्यूटन्स लॉ आर एप्लीकेबल फॉर पॉइंट ऑब्जेक्ट्स। न्यूटन्स लॉ आर एप्लीकेबल फॉर पॉइंट ऑब्जेक्ट्स। अगर आपने देखा होगा कि मैं जो भी ड्रॉ कर रहा था, मैं वो पूरे मास को एज वन समझता था, राइट? मैं ऐसा नहीं समझता था कि इनका डिस्ट्रीब्यूट हुआ है, ये पूरा गोला है, उस पॉइंट पे अगर वो गोला है तो मैं उस पॉइंट को ही लेता था, राइट? फॉर एग्जाम्पल, ये मास है, तो दिस मास इज एट दिस पॉइंट, राइट? मतलब हम क्या करते हैं, पूरे प्लैनेट को एक समझ लेते हैं, पूरे अर्थ को हम लोग एक समझ रहे हैं। इमेजिन, थिंक अबाउट इट।
पूरे मैकेनिक्स के प्रॉब्लम में पूरे अर्थ को हम एक समझ रहे हैं, जहां कहीं बड़ी बड़ी नदियां बह रही है, वाटरफॉल हो रहा है, जहां का मैकेनिक्स अलग ही है पूरा, इतना खतरनाक है, इतना पावरफुल है वहां के फोर्सेस, बट स्टिल वी आर कंसिडरिंग अर्थ एज वन, राइट? सो दैट मीन्स न्यूटन जो है वो बॉडीज के जो इंटरनल प्रॉपर्टीज है ना, उसको कंसिडर करके, उसका लॉ उनको कंसिडर नहीं करता है, उनको एज अ पॉइंट ऑब्जेक्ट समझ के ओवरऑल उनका इंटरेक्शन देखता है एज अ होल, अर्थ एज अ होल। अगर अर्थ के अंदर जाना पड़ेगा, वी हैव टू अप्लाई डिफरेंट लॉज, नॉट न्यूटन्स लॉ। हाँ, वहां पे भी न्यूटन्स लॉ एप्लीकेबल होंगे। फॉर एग्जाम्पल, देर आर, लेट्स से, टू रेसलर्स फाइटिंग, टू रेसलर्स आर टू डिफरेंट बॉडीज, उन पे फोर्सेस क्या होंगे, न्यूटन्स लॉ एप्लीकेबल होगा, बट अगेन दोज टू बॉडीज आर कंसिडर्ड एज वन एंड वन। अंडरस्टूड? What Newton's law are applicable for point objects. Third, Newton's law are applicable for rigid bodies. Rigid bodies. अभी जब मैं पेंडुलम की बात कर रहा था, मैंने बताया आपको कि आपने फोर्स अप्लाई किया। व्हाट इफ फोर्स अप्लाई करते ही पेंडुलम ऐसे दब गया होता? तो जब मैं फोर्स अप्लाई कर रहा था पेंडुलम को, पेंडुलम वॉज नॉट चेंजिंग इट्स शेप, पेंडुलम वॉज नॉट चेंजिंग इट्स शेप, दैट मीन्स पेंडुलम वॉज नॉट डिफॉर्मिंग, दैट मीन्स पेंडुलम के अंदर के जो पार्टिकल्स है वो मूव नहीं हो रहे थे विथ रिस्पेक्ट टू ईच अदर, वो जहां के वहां थे, दैट मीन्स इट वॉज अ रिजिड बॉडी। सो न्यूटन्स लॉ रिजिड बॉडी को एप्लीकेबल है। जैसे मैंने आपको बताया, मेरा पीएचडी स्टैटिक मटेरियल के डिफॉर्मेशन में है, मैकेनिक्स का स्टैटिक पार्ट। सो ये जो है, ये अगर डिफॉर्म हो जाता है, उसके अलग लॉ है, उसको मटेरियल डिफॉर्मेशन कहते हैं, जो हम पढ़ेंगे कुछ चैप्टर के बाद, दैट इज मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड्स। वो वहां पे ये पढ़ेंगे कि भैया ये जो स्क्वायर है, इसको मैं डिफॉर्म करके ऐसे कर दिया आगे, कैसे हो गया? ये स्क्वायर को लंबा कर दिया मैंने, कैसे कर दिया? दैट इज डिफॉर्मेशन, इट इज नो मोर रिजिड। बट न्यूटन्स लॉ के लिए जो भी हम यूज कर रहे हैं, दैट इज अ रिजिड बॉडी। अर्थ और मून पे अगर न्यूटन लॉ लगाएंगे तो अर्थ और मून को रिजिड बॉडी समझ रहे हैं, ये नहीं देख रहे कि अर्थ भाई डिफॉर्म हो रही है, मून डिफॉर्म हो रहा है। भले ही वो हो रहा है, स्मॉल स्केल पे हो रहा है, देर इज ऑलवेज स्मॉल चेंजेस हैपनिंग, बट अजम्पशन क्या है हमारा कि वो रिजिड बॉडीज है, राइट? ओके, देन फोर्थ is for objects moving with speed comparable to that of light, Newton's law of motion do not give results that match with experimental results, and Einstein's special theory of relativity has been used. So, when any object, anything travels close to speed of light, that does not follow a normal Newton's law. Okay, वहां पे स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी आ जाती है। व्हेन एनी ऑब्जेक्ट ट्रेवल्स एट द स्पीड ऑफ लाइट, अगर उसकी वेलोसिटी इज क्लोज एट इज इक्वल टू स्पीड ऑफ लाइट, देन न्यूटन्स लॉ डज नॉट प्रेडिक्ट द मोशन, it fails to predict the motion. That's why Einstein's special theory of relativity got so much importance, because that was where the Newton's law breaks down, and Einstein's theory of relativity is able to explain what is happening at that high velocity, right? That is where Newton's law breaks down. Okay, Newton's law again is not applicable to behavior and interaction of objects having atomic or molecular sizes. उसके लिए हमें क्वांटम मैकेनिक्स में जाना पड़ेगा, या फिर we have to understand different interaction of material, different types of forces. Simple Newton's first, second, third law completely हमें उसका अंडरस्टैंडिंग नहीं दे पाएगा एट अटोमिक स्केल। अंडरस्टूड? अब देखा, न्यूटन्स लॉ इतना पावरफुल है, उसके कुछ लिमिटेशंस है, और लिमिटेशंस भी ऐसे वैसे नहीं है, दोज लिमिटेशंस आर वेरी स्पेसिफिक, राइट?
और वो जो लिमिटेशंस है दैट डजंट शो वीकनेस ऑफ न्यूटन्स लॉ, लिमिटेशंस शो कि न्यूटन्स लॉ वाज एबल टू प्रेडिक्ट some aspect of the nature and we still have as a human lot of work to do to understand the nature, right? सिर्फ सारा ठेका न्यूटन ने नहीं लिया था, हमें भी लेना है. So there are other aspects of the nature which there is it is still unknown and we can work and try to find other aspects, other laws, ठीक है, at different scales. Okay, now any question? No. Now let's go on to next section 4.5 types of forces. First one is 4.5.1 fundamental forces in nature. अब फंडामेंटल फोर्सेस किसने डिसाइड किए? नेचर ने थोड़ी बताया ये फंडामेंटल है, हमने डिसाइड किए कि ये नेचर के फंडामेंटल फोर्सेस है. कैसे? क्योंकि हमें वो इंपॉर्टेंट लगे फॉर सम रीजन. ओके, व्हाट आर दोस फंडामेंटल फोर्सेस इन नेचर? पहला है ग्रेविटेशनल. ग्रेविटेशनल फोर्स को क्यों फंडामेंटल कहा? क्योंकि पूरा सोलर सिस्टम इज गवर्नड ऑन दिस. यस और नो? राइट. सो व्हाट डज ग्रेविटेशनल फोर्स लुक लाइक? वो भी न्यूटन ने बताया था. योर इफ देर आर टू ऑब्जेक्ट्स, अर्थ, सॉरी मून एंड अर्थ, मास है m2, इसका मास है m1. नाउ दे हैव there is a force which is keeping them together. One is revolving around the other. So एक कोई फोर्स है जो उनको रख रहा है. बाय द वे, अगर अगेन अगर ये सर्कुलर मोशन में जा रहा है तो इसको सर्कुलर मोशन में रखने के लिए क्या चाहिए होता है? सेंट्रीपिटल फोर्स. सेंट्रीपिटल फोर्स कहां से आएगा? सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन से. सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन क्या है इस केस में? ग्रेविटी, ग्रेविटेशनल फोर्स. राइट, राइट. ओके, ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन टू बॉडीज, और वो क्या है? F. दैट इज उसका m1 इंटू m2, दोनों मास का मल्टीप्लीकेशन, और उनमें अगर डिस्टेंस है r, रेडियस, उसका स्क्वायर, एंड देन देर इज अ प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट कैपिटल G. और बेस्ड ऑन डिफरेंट सिस्टम्स उसका प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट वाज कैलकुलेटेड टू बी 6.67 into 10 to the power minus 11. नाउ प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट का कोई यूनिट होना चाहिए. प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट का कोई यूनिट होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? क्या होना चाहिए यूनिट? यूजुअली नहीं होना चाहिए, बट इसका है. वेरी स्मार्ट. यस, यूजुअली कांस्टेंट कांस्टेंट होना चाहिए, बट इसका है. और इसका क्यों है? दैट मे बी विल डिस्कस इन अनदर चैप्टर, बट क्या है वो देख लेते हैं. सो अभी अगर G विल बी, अगर G का फॉर्मूला लेता हूं, विल बी F इंटू आर स्क्वायर बाय m1 m2 विच इज न्यूटन मीटर स्क्वायर बाय kg स्क्वायर. न्यूटन मीटर स्क्वायर बाय kg स्क्वायर. ओके, दैट इज इट्स SI यूनिट. ओके, ये हो गया फोर्स ड्यू टू ग्रेविटी. अभी फोर्स ड्यू टू ग्रेविटी सिर्फ अर्थ और मून में है क्या? नहीं, फोर्स ड्यू टू ग्रेविटी इज ऑल्सो बिटवीन अर्थ एंड अस. एंड व्हाट इज दैट फोर्स जो डेली बेसिस पे आप फील करते हो? व्हाट इज दैट फोर्स बिकॉज ऑफ अर्थ ग्रेविटी विच इज एक्टिंग ऑन यू?
force due to gravity, exactly, acting on humans is what? That is nothing but the weight, right? So आपका जो force है आप में एंड अर्थ में, उस फोर्स की वजह से दैट फोर्स इज नथिंग बट योर वेट W, विच इज ऑल्सो कैपिटल G, आपका छोटा सा मास अर्थ का बड़ा मास डिवाइड बाय आपका अर्थ के सेंटर से डिस्टेंस, राइट? ओके, आपका अर्थ के सेंटर से डिस्टेंस मतलब अर्थ का रेडियस, क्योंकि यू आर ऑन द अर्थ, सो ऑन एन एवरेज अर्थ का रेडियस, राइट? सो ये हो गया आपका वेट। और आपका वेट हमेशा क्या होता है? मास इनटू ग्रेविटी, mg होता है, मास इनटू अर्थ ग्रेविटी। सो मैं इन दोनों को इक्वेट कर सकता हूं, g स्मॉल m कैपिटल M बाय r स्क्वायर इज mg। सो ये स्मॉल m आपका और यहां स्मॉल m आपका कैंसल आउट हो गया। सो मुझे अर्थ ग्रेविटी स्मॉल g बिकम्स कैपिटल G कांस्टेंट अर्थ का मास डिवाइड बाय अर्थ का रेडियस। चलो बताओ, अर्थ कांस्टेंट ग्रेविटेशनल कांस्टेंट इज 6.67 into 10 to the power minus 11 Newton meter square by kg square. Your Earth's mass is how much? 6 into 10 to the power plus 24 kg divide by r square. What is radius? 6.4 into 10 to the power 6 का square, right? And this comes out to be 9.8, right? So units क्या है? न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर, यहाँ केजी यहाँ मीटर स्क्वायर होगा, मतलब डिवाइड बाय मीटर स्क्वायर। सो मुझे 9.8 न्यूटन मीटर पर केजी, न्यूटन मीटर पर केजी। व्हाट इज न्यूटन? न्यूटन इज केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर इनटू मीटर पर केजी। कहां गड़बड़ हो रही है हमारी? से दैट अगेन। ओ ये मीटर स्क्वायर दोनों कैंसिल आउट होगा ना? यस यस यस, ये मीटर स्क्वायर नहीं रहेगा ना, यहाँ गड़बड़ हो रही थी। एंड देन के जी विल कैंसिल आउट, तो मिला क्या मुझे? 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर इज व्हाट? योर जी, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, अर्थ का एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। दिस इज हाउ टू कैलकुलेट दैट, राइट? और ये एक्सेलरेशन के वजह से हमें फोर्स फील होता है, विच इज आर वेट। इसके वजह से जो फोर्स फील होता है, मास इनटू एक्सेलरेशन इज मास इनटू एक्सेलरेशन व्हाट? ड्यू टू ग्रेविटी जी, दैट इज योर वेट। ओके ओके, नाउ हमें देखना है कि देर इज वन रियली गुड एग्जांपल। दो दो प्लैनेट्स के बीच में तो हमने ग्रेविटेशनल पुल, ग्रेविटेशनल फोर्स देख लिया, काफी बड़ा है, राइट? बट क्या छोटे ऑब्जेक्ट्स पे भी ग्रेविटेशनल फोर्स लगता है? लाइक इज देयर अ ग्रेविटेशनल फोर्स जहां पे दो बॉडीज, दो छोटे बॉडीज भी एक दूसरे को पुल कर रहे हैं? दैट मीन्स यहाँ पे एक बॉल है टेनिस का, यहाँ एक टेनिस का बॉल है, वो दोनों भी एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे हैं।
उनकी क्या वो भी एक दूसरे को अट्रैक्ट कर सकते हैं? यस। देखते हैं, उन्होंने बुक में एक अच्छा एग्जांपल दिया है। देयर आर टू सुमो रेसलर्स, 0.5 मीटर्स अपार्ट, और उनका दोनों का वेट है 300 केजी, 300 केजी। तो हमें डिस्टेंस पता चल गया और वेट पता चल गया, एंड वी नो ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। सो एफ जी इंटू m1 m2 by r square. G is 6.67 into 10 to the power minus 11. m1 is 300, m2 is 300 by r square. What is r? 0.5 into 0.5. कितना फोर्स आएगा? क्विकली कैलकुलेट करके बताइए। 6.67 into 10 to the power minus 11 into 9 into 10 to the power 4 by 25 into 10 to the power minus 2. So F is 6.67 into 9 का मैं 10 ले लेता हूँ by 25 and 6 10 to the power minus 5. So force is how much? So 25, 53, around 24, close to 24, 25. 2.4 into 10 to the power minus 5 Newton. So force is approximately 24 to 10 to the power minus 6 Newton, or 10 to the power minus 6 Newton is 24 micronewton. 1 Newton is 10 to the power 3 millinewton. 1 Newton is 10 to the power 6 micronewton. 1 Newton is 10 to the power 9 nanonewton. Right? अभी ये फोर्स ड्यू टू ग्रेविटी इज 24 माइक्रोन्यूटन, राइट? कितना छोटा है 24 माइक्रोन्यूटन? इट इज टू स्मॉल। अभी मैं फोर्स बिकॉज ऑफ देयर वेट देखते हैं, उनके वेट के वजह से फोर्स क्या है? mg। उनका मास क्या है? 300 kg, और g क्या है? अराउंड 10। तो ये कितना हो गया? 3000 न्यूटन। अभी ये हो गया फोर्स ड्यू टू ग्रेविटी, ये हो गया फोर्स ड्यू टू वेट, दोनों के बीच में। मतलब ये फोर्स हो गया फोर्स बिटवीन सुमो, एंड दिस इज फोर्स बिटवीन सुमो एंड अर्थ, दैट इज योर वेट। सो इसका रेशियो लेते हैं कि फोर्स बिटवीन सुमो एंड अर्थ कितना बड़ा है फोर्स बिटवीन टू सुमो से। सो एफ ई बाय एफ एस अगर करेंगे तो 3000 डिवाइड बाय 24 इंटू 10 टू द पावर माइनस 6 न्यूटन एंड न्यूटन। कितना हुआ ये? 30 डिवाइड बाय 24 इंटू 10 टू द पावर 2 और 6, तो 10 टू द पावर 8 इज हाउ मच? 1.2 समथिंग इंटू 10 इंटू 1.25 इंटू 10 टू द पावर 8। इतना टाइम्स बड़ा है ग्रेविटी, अर्थ का ग्रेविटी का फोर्स और दो सुमो के बीच में फोर्स।
अर्थ का ग्रेविटी की वजह से जो फोर्स आ रहा है वो 1.25 टू द पावर 10 to the power 8 टाइम्स बड़ा है दो सुमो के बीच में के फोर्स से. बट देर इज अ फोर्स बिटवीन टू सुमोस, राइट? ओके. ओके, एनी क्वेश्चन? ओके. नेक्स्ट इज electromagnetic forces, right? So around late 17th century, तब जो रिसर्च फाइंडिंग्स थे वहां पे इलेक्ट्रिक फोर्सेस एंड मैग्नेटिक फोर्सेस को अलग अलग समझा जाता था. फिर माइकल फैराडे के एक्सपेरिमेंट से बताया कि इलेक्ट्रिसिटी मैग्नेटिज्म प्रोड्यूस करती है और मैग्नेटिज्म से इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस कर सकते हैं. लाइक दे आर इंटर रिलेटेड. सो ये जो फोर्सेस है दीज आर इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक इन नेचर. तब से इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म की थ्योरी आई, राइट? और ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्सेस आर स्ट्रॉन्गर देन ग्रेविटेशनल फोर्सेस, राइट? नाउ इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म फोर्सेस जो है वो दो एटम के बीच में फोर्सेस, अट्रैक्टिव फोर्सेस, राइट? सो वो एटम के बीच के दो अट्रैक्टिव फोर्सेस जो है उसकी वजह से हो क्या रहा है, उसकी वजह से हमारी सारी लाइफ गवर्नड है. जैसे ग्रेविटेशनल के वजह से पूरा सोलर सिस्टम के बॉडीज गवर्नड है, वैसे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स की वजह से हम लोग जो जो अर्थ पे है वो सारा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्सेस की वजह से है. Why there are two water molecules close to each other flowing like water? Why a tree is standing tall? उसके एटम्स एक दूसरे को पकड़ के थोड़ी रखा है एटम ने, राइट? सो व्हाट आर दोस फोर्सेस? क्यों दो मेटल के एटम्स एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं? उनमें बॉन्ड थोड़ी फॉर्म हुआ है, मेटालिक बॉन्ड है. बट व्हाट आर दोस फोर्सेस जो बॉन्ड फॉर्म करवा रहे हैं? दोज आर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्सेस, राइट? सो आपका जो फ्रिक्शन हो गया, टेंशन हो गया स्ट्रिंग में, राइट? या फिर कोई भी कुछ भी ले लो, उसकी स्ट्रेंथ देखो, दैट स्ट्रेंथ इज कमिंग फ्रॉम दोज फोर्सेस जो दो एटम को दूर नहीं जाने दे रहा है. आप खींचो, नहीं टूटेगा. वो क्यों नहीं टूटेगा? क्योंकि वो सारे एटम्स बोल रहे हैं नहीं, वी हैव अट्रैक्टिव इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्सेस हियर, सो हम नहीं जाने देंगे. ओके. So electromagnetic forces play a major role in deformation. क्यों? क्योंकि अगर वो एटम्स को एक दूसरे के रिस्पेक्ट टू अगर डिस्प्लेस करना है, हमें तोड़ना है, मूव करना है, डिफॉर्म करना है, शेप चेंज करना है, तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स के साथ खेलना पड़ेगा हमें, राइट? ग्रेविटेशनल फोर्स के साथ थोड़ी ना खेलेंगे, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, क्योंकि दैट इज द स्ट्रॉन्गर फोर्स एट दैट स्केल. ग्रेविटेशनल फोर्स बहुत वीक है तो उसका लेना देना ही नहीं है. इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स बहुत स्ट्रांग है वहां पे, उस लेंथ स्केल पे, एटॉमिक स्केल पे. ठीक है. सो इससे क्या पता चल रहा है? ग्रेविटेशनल फोर्स का जो रेंज है वो एक प्लैनेट से दूसरे प्लैनेट तक पूरे सोलर सिस्टम में जा रहा है, राइट? बट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्सेस बहुत ही छोटे, उनका स्केल छोटा है, ग्रेविटेशनल का बड़ा है. बट ग्रेविटेशनल का फोर्स का जो अमाउंट है उसकी स्ट्रेंथ छोटी है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक की स्ट्रेंथ ज्यादा है, बट उसका रेंज छोटा सा है. समझ गया? उसके बाद भी आता है थर्ड वन इज स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्सेस. स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्सेस, दिस इज द स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स दैट बाइंड्स द न्यूक्लियॉन्स. अब एटम के अंदर जा रहे हैं हम लोग. पहले दो बड़े बॉडीज का देखा, फिर उसके बाद ये बॉडीज किससे बने हुए? एटम्स एंड मॉलिक्यूल से बने. इनको कौन गवर्न कर रहा है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्सेस. अब एटम के अंदर जाएंगे,
वो एटम के अंदर कौन सा फोर्सेस है जो इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स, न्यूट्रॉन्स को पकड़ के रखा है? दैट इज स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्सेस, राइट? एंड देन फोर्थ वन इज वीक न्यूक्लियर फोर्सेस. अब ये हमें उन न्यूक्लियॉन्स के अंदर जाना है, हमें सब एटॉमिक पार्टिकल्स, इंटरैक्शन बिटवीन सब एटॉमिक पार्टिकल्स, जो सब एटॉमिक पार्टिकल के वजह से न्यूट्रॉन्स, प्रोटॉन्स, इलेक्ट्रॉन्स बने, वो सब एटॉमिक पार्टिकल्स के बीच का जो फोर्सेस है, दैट इज वीक न्यूक्लियर फोर्सेस. अब इसे वीक क्यों कहा गया है? बिकॉज whenever an atom decays, that decay happens because these forces are weak. अगर स्ट्रांग होते हैं फोर्सेस तो वो डीके नहीं होता, उनमें चेंजेस नहीं होते, राइट? कंपैरेटिवली. ओके, सो ये जो स्ट्रांग न्यूक्लियर फोर्सेस, अभी ग्रेविटेशनल अगर देखें हम लोग, ग्रेविटेशनल फोर्स, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, स्ट्रांग न्यूक्लियर फोर्स एंड वीक न्यूक्लियर फोर्स. सो ग्रेविटेशनल फोर्स इज वीक, बट उसकी रेंज इज हाई. इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स इज स्ट्रांग, बट रेंज इज लो. सॉरी, स्ट्रांग, स्ट्रांग का ऊपर जा, स्ट्रांग, स्ट्रांग न्यूक्लियर फोर्सेस, दीज आर वे स्ट्रांग, बट रेंज इज वे लेस. वीक न्यूक्लियर फोर्सेस, स्ट्रेंथ ये स्ट्रांग है, बट स्ट्रांग न्यूक्लियर फोर्सेस है थोड़ा कम. रेंज, बट रेंज और कम है. ठीक है, यहां पे प्लानेटरी से लेके मीटर, सेंटीमीटर तक देख सकते हैं हम लोग, किलोमीटर तक, बिटवीन टू बॉडीज. इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्सेस एटॉमिक लेवल पे आ गए हम लोग, माइक्रोमीटर, नैनोमीटर, नैनोमीटर, नैनोमीटर भी बहुत ज्यादा बोल दिया मैंने इसके केस में. एंगस्ट्रॉम, एंगस्ट्रॉम नैनोमीटर भी ले लेते हैं. स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्सेस इज अराउंड 10⁻⁻14 मीटर, मतलब 10⁻⁻4 एंगस्ट्रॉम. एंगस्ट्रॉम से भी छोटा. कितना गुना? 10,000 गुना छोटा. वीक न्यूक्लियर फोर्सेस उससे भी 100 गुना छोटा. ये 10,000 गुना छोटा है, इससे भी 100 गुना छोटा. 10⁻⁻16 मीटर, विच इज 10⁻⁻6 एंगस्ट्रॉम. ओके, 10 लाख गुना छोटा एक एंगस्ट्रॉम से. और एक एटम का साइज होता है 3 से 4 एंगस्ट्रॉम. और ये फोर्सेस देखो, फॉर एग्जांपल अगर ये एटम है 3 से 4 एंगस्ट्रॉम और इसमें कुछ पार्टिकल्स है, तो ये जो स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्सेस है वो, उसका अगर तुम रेंज देखोगे तो इससे भी छोटा होगा. देख रहे हो रेंज? ओके, सो ओके, अंडरस्टूड. ओके, एक वीक इंटरैक्शन फोर्सेस का यहाँ पे इन्होंने एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन दी है, बट वहां पे गलत भी है. रेडियो एक्टिव आइसोटोप विच इज C14 गेट्स, उन्होंने C13 दिया है बुक में, बट C14 गेट्स कन्वर्टेड टू N14, in which a neutron is converted to a proton. This property is used in carbon dating to determine the age of the sample. जहां पे न्यूट्रॉन प्रोटॉन में कन्वर्ट हो रहा है. अब न्यूट्रॉन प्रोटॉन में कन्वर्ट होने के लिए सब एटॉमिक पार्टिकल्स के इंटरेक्शंस होने चाहिए. कुछ अपने आप चेंज हो जाएगा क्या? राइट. सो सो ऐसे रेडियो एक्टिव डीके में
काफी चेंजेस हो सकते हैं, राइट। इन्होंने एक केस दिया है, रेडियो एक्टिव बीटा डीके, रेडियो एक्टिव बीटा डीके, जहां पे द न्यूक्लियस एमिट्स एन इलेक्ट्रॉन और अ पॉजिट्रॉन and an uncharged particle neutrino. There are two types of beta decay, beta positive and beta negative. During beta positive decay, a proton, so beta positive decay में, a proton is converted into a neutron accompanied by a positron emission, and beta negative में a neutron is converted into neutron is converted into a proton accompanied by electron emission. Okay, so for this to happen, there has to be some interaction at subatomic particle, and that is happening because of the weak interaction forces at weak nuclear forces. Okay. Another most interesting illustration of weak forces is the fusion reaction in the core of Sun. During this process, protons are converted into neutrons and a neutrino is emitted due to energy balance. In general, emission of a neutrino is the evidence that there is a conversion of proton into neutron or a neutron into proton. मतलब प्रोटॉन न्यूट्रॉन में कन्वर्ट हो रहा है एंड देन देर इज अ न्यूट्रिनो, राइट, एंड देन देर इज न्यूट्रॉन प्लस न्यूट्रिनो गेटिंग कन्वर्टेड टू प्रोटॉन। एक तो ऐसे जा रहा है या फिर ऐसे जा रहा है। सो दैट मीन्स अगर कहीं पे भी न्यूट्रिनो अगर आइडेंटिफाई होता है, इसका मतलब यह है कि प्रोटॉन टू न्यूट्रॉन और न्यूट्रॉन टू प्रोटॉन कन्वर्जन हो रहा है। अंडरस्टूड? अंडरस्टूड? दैट इज व्हाट दे आर ट्राइंग टू से। दैट इज द ओनली इंफॉर्मेशन, बट जब भी वो चैप्टर आएगा उस चैप्टर पे हम लोग डिटेल में बात करेंगे। बट वीक इंटरैक्शन, वीक न्यूक्लियर फोर्सेस के वजह से ये सब कुछ होता है। ठीक है। there is one quick numerical. Let's see. Example 4.2. Three identical point masses are fixed symmetrically on a periphery of a circle. एक सर्कल लिया और थ्री आइडेंटिकल पॉइंट मासेस, पॉइंट मासेस मतलब मास होगा लेकिन उसको एक पॉइंट ही कंसीडर करेंगे हम लोग, are fixed symmetrically on the periphery of a circle. They are fixed symmetrically on the periphery of the circle. Obtain a resultant gravitational force on any point mass m at the center of the circle. सेंटर पे ग्रेविटेशनल फोर्स क्या एक्ट कर रहा है वो कैलकुलेट करना है। Extend this idea to more than three identical masses symmetrically located on the periphery. How far can you extend this concept? ठीक है, सो पहले तो इसका देख लेते हैं। ओके, सो हम लोग लेते हैं कि सेंटर में कैपिटल एम मास है और पेरीफेरी में सबके स्मॉल एम मास है, राइट। और सर्कल का जो रेडियस है वो है आर। दैट मीन्स सेंटर वाला जो मास है वो बाकी इससे आर डिस्टेंस इतना दूर है। ओके, सो अभी मैं इसको नेम दे देता हूं, पॉइंट ए, पॉइंट बी एंड पॉइंट सी। तो अभी सिंस अगर मैं m का a के साथ लूं, m का b के साथ लूं या m का c के साथ लूं,
उन बिकॉज वो तीनों पेरीफेरी में मास सेम है और वो सेम डिस्टेंस पे है, सो फोर्स ऑफ एम एंड ए is equal to force of M and B is equal to force of B and C, which is G capital M small m upon R square, right? Okay. So हमें इसका नेट ग्रेविटेशनल फोर्स क्या होगा? मतलब तीनों खींच रहे हैं इसको, तीनों मासेस इसे खींच रहे हैं, तो क्या होगा? राइट, तो हम एग्जैक्टली हम इसे रिजॉल्व कर सकते हैं। सो इसको हम लोग रिजॉल्व कैसे कैसे कर सकते हैं? रिजॉल्व हम लोग एक्सिस ले सकते हैं ऐसे एंड ऐसे, ये दो एक्सिस के अलोंग ले सकते हैं। अब ये एक एक्सिस तो एम ए हो गया, ये वाला, दूसरा एक्सिस ऐसा, दो एक्सिस हो गए। हर हर फोर्सेस को, हर इसमें तीन फोर्सेस है, एफ एम ए, एफ एम बी एंड एफ एम सी, all three forces has to be resolved. So FMA has only vertical component, right? So vertical direction में FMA सिर्फ और सिर्फ अगर मैं इसे y कहता हूँ और इसे x कहता हूँ, so FMA is actually FMA in y direction, right? Okay. So अभी because they are equidistant, तो ये एंगल कितना होना चाहिए? 60 डिग्री, ये एंगल 60 डिग्री, ये 30 और ये 30, दैट मीन 60 60, दोनों 30 30, राइट? 60 60 60 होना चाहिए, या क्या होना चाहिए? 120 120 120, राइट? 120 120 एंड दिस विल बी 60 एंड 60, राइट? सो अभी ये पहला हो गया। दूसरा, अगर मैं एफ एम बी लेता हूं, सो एफ एम बी, ये पॉइंट मास है, ये बी है, ये एम है, ये बी है। सो इसके दो कंपोनेंट हो गए। अभी मैं अगर दोनों को बी पॉइंट से परपेंडिकुलर ड्रॉ करता हूं, तो मुझे मिलेगा ये और ये, राइट? सो ये वाला कंपोनेंट हुआ उसका y कंपोनेंट, ये वाला, और ये कंपोनेंट हुआ उसका x कंपोनेंट, राइट? सो अगर ये है एफ एम बी, तो ये क्या हुआ और ये क्या हुआ? ओके, सो ये है 30 डिग्री, ये है 60 डिग्री, 60 डिग्री लेके चलते हैं, बुक में भी 60 डिग्री लिया है, सो 60 डिग्री वाला एंगल लेके चलते हैं। तो ये साइड क्या होगी, नीचे वाली? एफ एफ एम बी इन एक्स डायरेक्शन इज व्हाट? कॉस, so FMB in, sorry, y direction, not x, is, ये वाला is cos 60 degree into FMB, which is hypotenuse, ये वाला, ठीक है? नाउ एफ एम बी
x component will be sin 60 degree FMB, राइट। सो y डायरेक्शन में यहां पे सिर्फ और सिर्फ y डायरेक्शन में था। यहाँ y डायरेक्शन में इज एफ एम बी वाई इज cos 60 FMB एंड x डायरेक्शन में है FMBX which is sin 60 FMB, राइट। वैसे तीसरा, थर्ड इज ये वाला। सो ये एक पॉइंट है कैपिटल एम, ये है, ये एक्सिस हो गए हमारे, कैपिटल एम स्मॉल एम, ये एंगल हो गया 60। तो फिर हमें जो y डायरेक्शन में कंपोनेंट मिल रहा है ये हुआ, x का कंपोनेंट हुआ ये। ओके ना, बाय द वे डायरेक्शन याद रखना है, डायरेक्शन हर इसकी अलग अलग है। हाँ, तो ये हो गया एफ एम, हाँ ये एफ एम सी है। दिस इज एफ एम सी इन वाई डायरेक्शन इज cos 60 FMC and in x direction FMC in x component is sin 60 FMC, right? So y डायरेक्शन में हमें फिर से मिल गया FMC in y is cos 60 डिग्री FMC। तो ये जो तीनों फोर्सेस है मैं इनको F ले लेता हूं ना, 1 2 3, ऑल थ्री फोर्सेस आर F, दे आर इक्वल, F ले लूंगा मैं उसे। X is FMX FMCX sin 60 FMC। ओके, सो ओवरऑल अगर मैं डायग्राम निकालूं फिर से, तो मुझे क्या मिल रहा है, एक फोर्स ऐसा मिला, एफ एम ए, ठीक है, this is capital M and this is small m. So let's take one direction. अब कैपिटल M से स्मॉल m के तरफ एक डायरेक्शन लेते हैं। ओके, चलेगा? इंस्टेड ऑफ ऐसा ये वाला लेते हैं और वो कंसिस्टेंट रखेंगे हम लोग। ओके, हाँ, तो ये जो एफ एम बी था वो हो गया एफ इस डायरेक्शन में एक और इस डायरेक्शन में रिजॉल्व हुआ, एंड देन एफ एम सी जो था वो भी ये डायरेक्शन में एक रिजॉल्व हुआ और ये डायरेक्शन में रिजॉल्व हुआ, राइट। सो वर्टिकल डायरेक्शन में हमें मिला था ये एफ एम ए वाई विच इज इक्वल टू एफ एम ए, तो इसे मैं सिर्फ एफ लिखता हूं। ये वाला ये था एफ एम सी साइन 60 विच इज एफ साइन 60, और ये भी वैसा ही था एफ, ये एफ नहीं, साइन नहीं, ये कॉस था, राइट। राइट, या फिर साइन, या ये भी एफ कॉस 60 और ये हुआ एफ साइन 60 एंड ये हुआ एफ साइन 60। अभी एक बात बताओ, ये बॉडी को ये एफ साइन 60 इधर खींच रहा है और एफ साइन 60 इधर खींच रहा है, कैंसिल आउट नहीं हो जाएगा, राइट। सो अभी हम लोग देखते हैं एक्स डायरेक्शन में टोटल फोर्सेस क्या है, नेट फोर्सेस। नेट फोर्सेस होगा ये पहला वाला, अगर मैं एक्स डायरेक्शन पॉजिटिव ये है, वाई डायरेक्शन पॉजिटिव ये है, पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में अगर लेता हूं तो ये इसको मैं पॉजिटिव लिखूंगा क्योंकि उस डायरेक्शन में है, और इसे मैं निगेटिव लिखूंगा क्योंकि वो ये डायरेक्शन में है, निगेटिव साइन 60 ऐड ही कर रहा हूं बट उसका वैल्यू निगेटिव है, प्लस
निगेटिव साइन 60 विच इज 0। एक्स डायरेक्शन में कोई फोर्सेस नहीं है। वाई डायरेक्शन में अगर जाता हूं मैं एफ ऑफ वाई, सो सारे वाई के कंपोनेंट ऐड करो। पॉजिटिव वाई में ये रहा एफ प्लस निगेटिव वाई में दो थे, माइनस एफ कॉस 60 प्लस माइनस एफ कॉस 60। कॉस 60 कितना होता है? 1/2। सो एफ minus f by 2 minus f by 2 is again 0. So आपका net force F will be what? Under root fx square plus fy square, which is 0. So the net forces is 0. Why? क्योंकि तीनों भी अपने तरफ खींच रहे। रिजॉल्व फोर्स 0 हो रहा है क्योंकि तीनों इक्वली खींच रहे अपने तरफ। नाउ देर इज अ होमवर्क फॉर यू। इंस्टेड ऑफ 3, ये मास m है, इंस्टेड ऑफ 3 नाउ देर आर 4 मासेस। अब देखो फिर इंस्टेड ऑफ 4 देर आर 5, 1 2 3 4 एंड 5। नाउ व्हाट हैपेंस? देन 6, देन 7। कहां ब्रेक डाउन होता है? कहां पे नेट फोर्स जीरो नहीं होता है? राइट। ओके, सो ये हमें करना है, या ब्रेक डाउन होता ही नहीं है। सो ये करना है आप लोगों को, एंड देन विल मीट इन द नेक्स्ट क्लास। एनी क्वेश्चन? Okay, let's stop here. See you guys in the next class. Bye bye.